Hello everyone, welcome to Let's Crack 9th and 10th CBSE Kids. So this is your educator Sangeeta Kataria. Kids, I have done BTech in Information Technology and I have 6+ years of teaching experience. And I mentor so many students for NTSC, NMTC, CBSE boards exam. Recently, I am working as a MEX faculty in Kota, Rajasthan. एंड बच्चों मेरा अनअकैडमी का जो प्रोफाइल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ से फॉलो कर सकते हैं टू नो मोर अबाउट माई क्लासेस. ओके, सो आई विल टेल यू अबाउट अनअकैडमी. आज अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं पहले वो बता देती हूँ. बच्चों आज अपन मैथमेटिक्स का पेपर डिस्कस करने वाले हैं 2017 का. ठीक है, अपन ऑलरेडी 2020 का डिस्कस कर चुके हैं, 2019 का भी डिस्कस कर चुके हैं और कल मैंने 2018 का भी डिस्कस करवा लिया था. आज मैं आप लोगों को डिस्कस करवाने वाली हूँ 2017 का पेपर. ठीक है किड्स, सो इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को अनअकैडमी के बारे में बता देती हूँ बच्चों. सो किड्स, अनअकैडमी जो है इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पर आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको डेली लाइव क्लास मिलेंगी किड्स. आप चैट कर सकते हैं एजुकेटर से, आपके डाउट्स पूछ सकते हैं, आपको 1-to-1 इंटरेक्शन करने को मिलेगा. आपके लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होंगे जहाँ पर आपको डिटेल एनालिसिस दिया जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का. स्ट्रक्चर वे में कोर्स प्रोवाइड किया जाएगा एंड अनलिमिटेड एक्सेस है. अगर आप कोई लाइव क्लास मिस कर देते हैं तो आप रिकॉर्डेड के थ्रू भी जा सकते हैं एंड द सेम चैप्टर यू कैन learn from different educators also. ओके, ये टॉप एजुकेटर्स भी आप लोग को वहाँ पढ़ाएंगे. आपको एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है, सारे सब्जेक्ट्स कवर करवाए जाएंगे जिसमें मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, हिंदी, साइंस, इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट आपको कवर करवाए जाएंगे बच्चों. ऐसा नहीं है कि आपको हर सब्जेक्ट का अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना है, नो. ठीक है, सो किड्स, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है आप लोगों को. मैं फटाफट बता देती हूँ कैसे करना है. अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, आपको गोल चूज करना है CBSE क्लास 10th एंड सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर आप लोग ट्रायल लेना चाहते हैं तो आप स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं बच्चों. आप लोग स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं. स्पेशल क्लास मेरी अगर ज्वाइन करनी है आपको डेली, तो आप लोग मुझे 1 PM एंड 6 PM पे ज्वाइन कर सकते हो. आई विल टेक डेली एट 1 PM 6 PM एंड समटाइम्स आई चेंज माई टाइम ऑल्सो. तो उसके लिए आप लोग बच्चों सबसे बेस्ट ऑप्शन मैंने अभी आप लोगों को बताया कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोफाइल लिंक है, वहाँ से आप फॉलो कर लो. यू विल गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई विल बी लाइव. ओके, एंड अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो बच्चों गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है आप लोगों को. देखो, आप लोग पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं. पार्ट्स में पे करने का मतलब क्या है, जैसे अगर आप 12 मंथ्स का लेना चाहते हैं तो पार्ट्स में कैसे पे करेंगे, जैसे 2 पार्ट्स में पे करना है तो पहले आप 6,750 पे कर दो और बाद में 6,750 पे कर दो. 3 पार्ट्स में करना है तो 3 पार्ट्स में भी कर सकते हैं आप लोग. ठीक है, एंड किड्स क्रेडिट्स का भी यूज कर सकते हो. क्रेडिट से भी आपको 10% डिस्काउंट अराउंड मिल जाएगा आप लोगों को. ठीक है, सो चार्जेस भी बता देती हूँ. देखो, अगर आप 12 मंथ्स के लिए जाते हैं तो इट्स 13,500 आफ्टर डिस्काउंट. एंड डिस्काउंट कैसे मिलेगा, रेफरल कोड में आपको कोड डालना है SRCBSE, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. किड्स देख सकते हैं, वैसे 15,000 है, 10% ऑफ मिलेगा. कहाँ से, SRCBSE कोड यूज करने से, और ये आपको पड़ेगा किड्स 13,500 का. ठीक है, 24 मंथ्स का है बच्चों 22,500, 36 मंथ्स का है किड्स 28,800. तो you can go for 1 month, you can go for 6 months, 12 months, 24 months, 36 months. ठीक है, देखो अगर आप 10th का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो आपको 11, 12 भी पढ़ाया जा रहा है. सो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर एटलीस्ट 12 मंथ, ताकि आपका 10th, 11, 12 सब कुछ इतने कम रेट में ही कवर हो जाएगा बच्चों. इट्स नॉट डबल. देखो 6 मंथ्स का 9,000 है, डबल होना चाहिए, बट इट्स 13,500 ओनली. ठीक है, सो प्लीज टेक सब्सक्रिप्शन एंड मेरा कोड लगाना नहीं भूलना है. कोड है SRCBSE, ये कोड जरूर याद करके रखना बच्चों. ठीक है ना, चलो सो स्टार्ट कर देते हैं. आपको सबसे पहले बता देती हूँ बच्चों कि पेपर जो है 2017 वाला, इसके अंदर कैसा पेपर पैटर्न आया करता था पहले. सीक्रेट्स. सो इसके अंदर वही 4 सेक्शन है. सेक्शन ए जो होता है किड्स, ये इसके अंदर 4 इक्वेशंस होते थे. अभी अपन ने लास्ट पेपर डिस्कस किया था 2018 का. 2018 के पेपर में क्या था बच्चों, 6 इक्वेशन थे 1 मार्क वाले. यहाँ पर 4 इक्वेशन है 1 मार्क वाले.
फिर अगर मैं सेक्शन बी की बात करूं तो 6 क्वेश्चन है, वहां पर भी 6 क्वेश्चन थे, इसमें 2 मार्क्स वाले हैं ये। सेक्शन सी में किड्स यहाँ पर 10 क्वेश्चन है, जबकि वहां पर अगर सेक्शन सी की बात करें तो वहां पर कितने थे, ओनली 8। ठीक है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 10 मार्क्स वाले 3 मार्क्स के ईच है। एंड सेक्शन बी में देखो यहाँ पर 11 क्वेश्चन है बच्चों, 4 मार्क्स वाले। ठीक है, तो ये पेपर पैटर्न पहले अलग आता था 2017 का अपन लोग, और अभी तो आप लोगों का वैसे भी स्टैंडर्ड और बेसिक वाला डिफरेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड सब आएगा आप लोगों का। तो अच्छा, आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो क्या है कि अपन ये प्रैक्टिस कर रहे हैं क्वेश्चन के, किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। बस मेन मोटिव है कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने कवर करे जा सकते हैं। ओके किड्स, ओके, सो सेक्शन ए से स्टार्ट कर देते हैं। सेक्शन ए में 1 सेकेंड 4 क्वेश्चन है बच्चों, इट्स 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 to 4 आएगा एंड इट्स कैरी 1 मार्क्स ईच, तो 4 मार्क्स का ये होता है बच्चों सेक्शन ए ओनली। ठीक है, बट इससे अपन को फर्क नहीं पड़ता, अब तो पेपर पैटर्न वैसे भी चेंज हो चुका है। सो क्वेश्चंस कर लेते हैं। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी? मुझे एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है, जिसके अंदर दे रखा है A21 माइनस A7 इज इक्वल टू 84, ये गिवन है। और आपको क्या निकालना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस, दैट मीन्स आपको D फाइंड आउट करना है। अब A21 क्या होता है, A प्लस 20D माइनस, अब A7 की अगर बात करूं बच्चों तो A7 क्या होता है, A प्लस 60 विच इज इक्वल टू 84 दे रखा है, पता है ना, A प्लस n माइनस 1, n माइनस 1 21 माइनस 1 20, 7 माइनस 1 6, सो दिस विल गिव यू A प्लस 20D, ये हो जाएगा माइनस A माइनस 6D इज इक्वल टू 84 दे रखा है। किड्स A से A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से कितना आया 14D इज इक्वल टू 84, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84/14, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों 6 टाइम्स। ठीक है, आपसे ये बोला गया था कॉमन डिफरेंस निकालो, कॉमन डिफरेंस दैट इज D ओनली, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास 6, तो आप बोल सकते हो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 6। एनी डाउट टू एनीवन? फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों। वेट अ सेकेंड। Okay, moving on to question number 2. If the angle between two tangents drawn from an external point, बच्चों दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ से कोई भी P पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पर दे रखा है उसने, यहाँ से दो टेंजेंट्स ड्रॉ करी गई हैं, लेट अस सपोज मीट सेट, ये दो टेंजेंट ड्रॉ करी गई है। अभी बोल रहा है कि एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ PA एंड PB, angle between the two tangents drawn from external point to a circle of radius A and center O, center O है, radius A है, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है, टेंजेंट्स के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री दे रखा है। मुझे लेंथ निकालने के लिए बोल रखा है OP की, ये लेंथ दिख रही है बच्चों OP, ये लेंथ निकालनी है अपन को। सी किड्स, अब देखो इसको कैसे करेंगे अपन लोग, आपको पता है कि अगर ये पूरा एंगल 60 है, ये अगर पूरा एंगल 60 है तो ये 30-30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये 30 होता है क्योंकि इक्वल एंगल्स बनते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, एंड वी नो वेरी वेल दैट इट इज 90 डिग्री। अब आपको OP निकालना है, ये फाइंड आउट करना है, ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो किसका काम करती है बच्चों, परपेंडिकुलर का। अब हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर में कौन सा लगता है भाई, sin 30 लगा सकते हैं या cosec लगा लो। सो sin 30 कितना होगा,
परपेंडिकुलर दैट इज ए हाइपोटेनियस अपॉन ओपी. सो साइन 30 बच्चों कितना होता है 1/2 इज इक्वल टू ए बाय ओपी. सो यहाँ से ओपी की लेंथ आ जाएगी 2a. ओपी की लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों 2a. और यही बोल रखा है कि ओपी फाइंड आउट करना है, तो ओपी कितना आ जाएगा 2a. बहुत ही इजी पेपर है बच्चों, बहुत ही इजी, कोई ज्यादा हार्ड पेपर नहीं है. अगर आप लोगों ने अच्छे से कंसेप्ट कर रखे हैं तो सारी चीजें बहुत इजी लगने वाली है आपको. फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों. Next question number third. Next question number third is if a tower 30 मीटर हाई, एक टावर है जो 30 मीटर हाई है, कास्ट अ शेडो 10√3 मीटर लॉन्ग. और ये जो है ना शेडो बनाता है बच्चों अपनी यहाँ पर 10√3 मीटर लॉन्ग. ये शेडो हो गई इसकी. टावर कितना है 30 मीटर का है, वो शेडो कितने की बना रहा है 10√3 मीटर लॉन्ग बना रहा है ऑन द ग्राउंड. वॉट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन. मुझे यहाँ से इसका एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है. ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा बच्चों लेट अस सपोज अल्फा या थीटा कुछ भी मान लो. अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है. परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन लगता है 10 थीटा. तो 10 थीटा इज इक्वल टू कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है बच्चों, तो ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 3 टाइम्स. ये आया 3/√3, जिसको आप √3 लिख सकते हो. सो 10 थीटा था यहाँ पर. अब √3 10 में कौन सी वैल्यू होती है बच्चों 60 डिग्री की. √3 10 में कौन सी वैल्यू होती है 60 डिग्री. तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी 60 डिग्री. थीटा कितना आ जाएगा किड्स अपने पास 60 डिग्री. अब यही पूछा था उसने एंगल ऑफ एलिवेशन. एंगल ऑफ एलिवेशन दैट इज थीटा, और वो कितना आ गया 60 डिग्री. एनी डाउट. Note it down kids. Next question number 4. The probability of selecting a rotten apple randomly from a heap of 900 apples. अपन को बच्चों probability निकाल दे रखी है कि एक रोटन एप्पल अपन निकाल रहे हैं 900 एप्पल में से, जिसकी probability है बच्चों 0.18. What is the number of rotten apple in the heap. तो मैं लेट कर लेती हूँ कि नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स जो है कि मैं मान लेती हूँ कि एप्पल्स जो थे जो निकालना है रॉटन एप्पल्स जो थे वो मैं मान लेती हूँ x है. तो बच्चों प्रोबेबिलिटी कितनी होगी x नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और टोटल एप्पल्स कितने हैं 900. तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और प्रोबेबिलिटी दे कितनी रखी है उसने 0.18 दे रखी है. सो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.18 इंटू 900. डेसिमल से तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों. यहाँ से आएगा 18 इंटू 9, दिस विल गिव यू 162. तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि नंबर ऑफ रॉटन एप्पल्स कितने हो गए 162. ये पूछा गया था, ये बोला गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रॉटन एप्पल रेंडमली अपन ने एक रॉटन एप्पल खरीदा है, लिया है, ठीक है, और 900 एप्पल में से उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी थी. उसने पूछा था कितने एप्पल्स थे उसके अंदर, रॉटन एप्पल्स थे उसके अंदर. एनी डाउट. ओके, सो ये तो सेक्शन ए था बच्चों. सेक्शन बी स्टार्ट कर देते हैं. सेक्शन बी में कितने क्वेश्चंस हैं 6 क्वेश्चंस है, और ये कितने मार्क्स का है 2 मार्क्स ईच का है. 2 मार्क्स ईच 6 क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर, 2 मार्क्स ईच है. टोटल 12 मार्क्स का ये सेक्शन हो गया अपने पास. ठीक है, तो अब
सेक्शन से तो अपन वैसे भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, अपन मेन किस पे फोकस कर रहे हैं कि क्वेश्चन किस टाइप के बोर्ड्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू, 5th नंबर का क्वेश्चन है इसका, सेक्शन बी का फर्स्ट, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। मुझे पी की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। किड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बोल रखा है आप p की वैल्यू फाइंड आउट करो अगर इसका एक रूट जो है वो 6 टाइम्स है अदर रूट के। मान लो एक रूट अल्फा होगा तो दूसरा 6 अल्फा हो जाएगा। ये बोल रखा है कि वन रूट इज 6 टाइम्स द अदर, एक रूट 6 टाइम्स है दूसरे के, तो एक को मैंने अल्फा मान लिया, दूसरा 6 अल्फा हो जाएगा। नाउ इस अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको यहाँ से सी, यहाँ से आप लोग कोई भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वाली। देखो अब अगर मैं सम ऑफ जीरोस लगाती हूँ, अल्फा प्लस 6 अल्फा माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस ऑफ माइनस 14 बाय पी हो जाएगा। यहाँ से आएगा 7 अल्फा इज इक्वल टू 14 बाय पी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 बाय पी। पहले मैंने सम लगा दिया, अब मैं क्या लगा रही हूँ बच्चों, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कितना होगा, अल्फा इंटू 6 अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू कितनी है 8, ए की वैल्यू कितनी है पी, 8 बाय पी। यहाँ से आएगा 6 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय पी। किड्स आप लोग क्या कर सकते हो, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, तो यहाँ पर आएगा 2 बाय पी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय पी। दिस विल गिव यू 6 इंटू 4 बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू 8 बाय पी। किड्स ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है इससे, ये इससे 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, तब बस आएगा 3p इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या फिर आप बोल सकते हो पी स्क्वायर माइनस 3p इज इक्वल टू 0। p कॉमन ले लेते हैं, p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों p की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड 3, बट 0 डिस्कार्ड कर देंगे, क्यों, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, ठीक है। अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 ले लेती हूँ, मतलब अगर मैं p को 0 ले लेती हूँ तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी, इसलिए अपन p को 0 नहीं लेंगे, ओनली p की वैल्यू कौन सी पॉसिबल है किड्स, 3। सो p कितना आ जाएगा आपके पास, 3। समझ में आ गया सबको। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक ही प्रॉपर्टी लगाई है, सम ऑफ जीरोस दैट इज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज सी अपॉन ए। Let's do next question number 6. Which term of the progression is the first negative term? बच्चों आपको ये प्रोग्रेशन दे रखी है 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4, ये चलती जा रही है। अब आप देख सकते हैं कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है, तो यहाँ पर कोई टर्म आएगी जो नेगेटिव आ जाएगी, इसके आगे सारी नेगेटिव टर्म आएंगी, यहाँ पर सारी टर्म्स नेगेटिव आती जाएंगी एक टर्म के बाद, क्योंकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो नेगेटिव 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 हो जाएंगे। ये बोल रहा है फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी होगी, पहली टर्म कौन सी होगी जो नेगेटिव होगी। जैसे मान लो 20 वाली टर्म फर्स्ट नेगेटिव आ रही, फिर 21 22 23 24 सारी नेगेटिव होंगे, मतलब मैंने आप लोगों को भी बताया है सिर्फ, ठीक है। तो ये बोल रहा है पहली पहली टर्म कौन सी होगी जो नेगेटिव आएगी। ओके किड्स, सो देखो सबसे पहले तो a कितना दे रखा है 20, d कितना दे रखा है 19 1/4 माइनस 20, ठीक है। 19 1/4 माइनस 20 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 70 36 आ गया ना बच्चों, 76 77/4 माइनस 20, 77 माइनस 80/4, दिस विल गिव यू माइनस 3/4। तो d मिल गया माइनस 3/4। अब आपका जो टर्म होनी चाहिए वो नेगेटिव होनी चाहिए, मतलब आपके nth टर्म जो होनी चाहिए वो लेस देन 0 होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या होगा बच्चों, nth टर्म जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। nth टर्म का मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी शुड बी लेस देन 0। तो a की वैल्यू तो कितनी बच्चों 20 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू है माइनस 3/4 शुड बी लेस देन 0।
दिस विल गिव यू 20 माइनस 3/4n प्लस 3/4 लेस देन 0. ये आ गया 80 और 83/4. बच्चों इसको मैं उधर भेज रही हूँ तो ये 3n/4 उधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया. तो अब क्या बोल सकते हो कि 3n जो होना चाहिए, 3n जो है ये ग्रेटर है 83 से, तो n जो है वो ग्रेटर होगा 83/3 से. 83/3 मतलब 2/3. ठीक है, तो n जो होना चाहिए बच्चों बड़ा होना चाहिए 27 2/3 से, और 27 2/3 से बड़ा मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 28. 27 2/3 से बड़ा होने का मतलब n क्या हो गया बच्चों अपने पास 28. मुझे तो पहले ही नेगेटिव टर्म बोल रही, तो 28th वाली टर्म जो होगी ना वो आपकी नेगेटिव होगी, देन 29th वाली भी टर्म नेगेटिव होगी, 30th वाली भी टर्म नेगेटिव होगी, ये सारी टर्म्स नेगेटिव आएंगी, लेकिन पहली नेगेटिव टर्म. अच्छा आप बोलोगे मैम आपने 28 क्यों लिया, 29 क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने क्या बोला अभी वही चीज की 28 के बाद सारी टर्म्स नेगेटिव होंगी. तो 27 2/3 के बाद मतलब 27 2/3 से बड़ा होना चाहिए. इससे बड़ा टर्म कौन सी होगी, इंटीजर वैल्यू लेनी है तो 28 ही होगी. तो आप लोग पहले कैलकुलेट करके से देख सकते हो 20 19 18 करके आप लोग की 28 वाली टर्म जो हो जाएगी वो नेगेटिव टर्म आ जाएगी बच्चों. कोई डाउट है किसी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, बहुत बार. ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म वाला क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. इन द गिवन फिगर, आपको इस फिगर में दे रखा है बच्चों कि ये DE जो है ये पैरेलल है BC के. ठीक है, अब आपसे बोला गया है किड्स, एक सेकेंड, ये इसका और वाला पार्ट है बच्चों. कौन सा कर दिया 6 वाला? ठीक है, इसमें दे रखा है बच्चों DE जो है ये पैरेलल है BC के. फाइंड द लेंथ ऑफ AD, मुझे ये AD के लेंथ निकालनी है. गिवन दैट AE 1.8 है, BD 7.2 है, CE 5.4 है. तो बच्चों अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो अपन यहाँ पर PPT लगा सकते हैं. If DE is parallel to BC, so we can say AD by BD is equal to AE by EC. होगा क्या जी? ये तो होगा ही सही. क्यों? क्योंकि BPT के थ्रू बोल सकते हैं, आप लिख सकते हो बाय BPT. ठीक है, AD मुझे पता नहीं है, BD मेरे को 7.2 दे रखा है, ये है 1.8 और ये है 5.4. तो यहाँ से AD की लेंथ कितने आ जाएगी 1.8 इंटू 7.2 इंटू 5.4. ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है बच्चों 3 टाइम्स और ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 2.4 टाइम्स. तो AD की लेंथ कितनी आ जाएगी आपके पास 2.4. इजी इक्वेशन है बहुत ज्यादा. Next question. Prove that tangents drawn at the end point of a chord of a circle. बच्चों एक सर्कल है, ठीक है, एक सेकेंड, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया अपन ने. अब क्वेश्चन में बोल रखा है प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ अ कॉर्ड. एक कॉर्ड बना दी, कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी,
कॉर्ड के एंड पॉइंट्स पे अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल विद द कोड। मुझे प्रूव करना है कि ये इक्वल एंगल बना रही हैं कोड से। मतलब आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट जो है ना, ये वाला एंगल बना रही है और ये वाला एंगल जो बना रही है ये इक्वल है। आई हैव टू प्रूव पी ए बी इज इक्वल टू पी बी सी। कोई डाउट है किसी को भी? क्या प्रूव करना है? टू प्रूव पी ए बी इज इक्वल टू पी बी ए। तो ये तो बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया, बहुत इजीली क्वेश्चन हो गया बच्चों। अब पी ए अगर पी बी के इक्वल है, क्योंकि अपन को पता है कि आप लोग स्टेटमेंट लिख सकते हो प्रूफ में डायरेक्ट, पी ए अगर पी बी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? इक्वल क्यों है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। अगर पी ए पी बी के इक्वल है तो एंगल पी ए बी जो होगा वो एंगल पी बी ए के इक्वल होगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। बस ये तो क्वेश्चन बहुत इजीली प्रूव हो गया बच्चों अपना। एनी डाउट? फटाफट से नोट कर लो बच्चों। So next question is question number 8. A circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD. एक quadrilateral है ABCD, ठीक है। A circle touches all the four sides of the quadrilateral. ये सर्कल जो है बच्चों ये चारों साइड को टच कर रहा है क्वाड्रिलेटरल के, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा दे रखा है? A B C D। नाउ आई हैव टू प्रूव ए बी प्लस सी डी। बच्चों ये क्वेश्चन देखा आप लोगों ने 2000 उसमें भी था, अपने 2020 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, स्टैंडर्ड में भी था और बेसिक में भी था। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड आते ही हैं। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको अपन? यहाँ पर कोई पॉइंट, इस पॉइंट्स को मान लेते हैं P, यहाँ पे सर्कल टच कर रहे हैं P Q R एंड S, ये 4 पॉइंट ले लेते हैं। सी किड्स, अब ये A पॉइंट से ये टेंजेंट AP और AS इक्वल होंगे। प्रॉपर थ्योरम है ये अपने पास। अपन बोल सकते हैं कि AP किसके इक्वल होगा? AS के। दैट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सिमिलरली ये BP किसके इक्वल होगा? BQ के। BP किसके इक्वल होगा? BQ के। एंड द CR इज इक्वल टू CQ, ओके। एंड DR इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा? DS। ये 4 इक्वेशन अपने पास, और इन चारों का स्टेटमेंट आप लोग को लिखना है। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेना। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। तो जब ऐड करेंगे तो अपने पास आएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो बच्चों AP प्लस BP, अगर मैं AP में इस लेंथ को ऐड करूंगी तो क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा, ठीक है। CR एंड DR दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? CD। अब AS, ये AS में क्या ऐड करूं? DS, ये रहा।
सो ए एस एंड डी एस को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए डी, एंड इन दोनों को ऐड करेंगे दैट इज बी क्यू प्लस सी क्यू, तो कितना मिल जाएगा, बी सी। ये प्रूव करना था मुझे कि ए बी प्लस सी डी किसके इक्वल है, बी सी प्लस ए डी के। हेंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, बहुत बार पूछा गया है आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है अ लाइन इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट पी एंड क्यू। एक लाइन है बच्चों जो इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस को भी और एक्स एक्सिस को भी। लाइक लेट अस सपोज अपन इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। एक लाइन जैसे जा रही है, ये वाई एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है और ये एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही है। वाई एक्सिस को पी पे कर रही है, एक्स एक्सिस को क्यू पे कर रही है। इफ 2, -5 इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। लाइक यहाँ पर तो 2, -5 लाई करेगा नहीं बच्चों, ठीक है, क्योंकि 2, -5 तो अपने पास कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है, 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो आप लोग तो बस डायरेक्ट बात करो कि अगर एक पॉइंट है p और एक पॉइंट है q, इसका मिड पॉइंट दे रखा है 2, -5। p पॉइंट कहाँ लाया कर रहा है, y एक्सिस पे। y एक्सिस पे x 0 होता है, y को y ले लेते हैं। Q पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, x एक्सिस पे। x एक्सिस पे x होता है और y 0 होता है। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q। तो इजी हो गया, क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट है, कोई भी R पॉइंट अगर मिड पॉइंट है, R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अगर R मिड पॉइंट है PQ का तो 0 + x/2, 0 + x/2 इज इक्वल टू कितना होगा किड्स, 2। मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4। सिमिलरली यहाँ से आप लोग बोल सकते हो y + 0/2 -5 के इक्वल होगा। अगेन बाय मिड पॉइंट, दिस इज -5, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी किड्स, -10। तो x तो आ गया आपके पास 4 एंड y आ गया -10। अब आपसे बोला गया था p के कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो p के कोऑर्डिनेट 0, -10 हो जाएगा क्योंकि y की वैल्यू -10 होगी। एंड q के कोऑर्डिनेट्स कितने थे, x, 0, दैट इज 4, 0। तो ये निकल गए p और q के कोऑर्डिनेट्स। इसे ध्यान रखना है बच्चों, y एक्सिस पे x 0 होगा, y की वैल्यू रखेंगे। x एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, y। Next question number 10. If the distance of the point from A and B are equal, एक पॉइंट है बच्चों x, y, P पॉइंट है, A पॉइंट है 5, 1 एंड B पॉइंट है -1, 5। ये बोला गया है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस A से और इस पॉइंट की डिस्टेंस B से इक्वल है। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है। इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x, y फ्रॉम A एंड B आर इक्वल, तो मुझे प्रूव करना है कि 3x जो है वो 2y के इक्वल है। गिवन क्या है कि A P जो है बच्चों वो B P के इक्वल है। ये A P डिस्टेंस जो है ये किसके इक्वल है, ये B P के इक्वल है। अब A P क्या होता है अपने पास, डिस्टेंस फॉर्मूला से अपन यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि AP² BP² के इक्वल होगा, ठीक है। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लेते हैं। AP² मतलब x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1 इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, x माइनस ऑफ -1 दैट इज x + 1 का होल स्क्वायर एंड y - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a² - 2ab + b² आएगा।
और यहाँ पर क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। RHS को भी सेम अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं एंड यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। तो किड्स एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। ठीक है, ये 25 से 25 भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 1 से ये 1 भी कैंसिल आउट हो रहा है। यहाँ पर बच रहा है माइनस 10x माइनस 2y, इधर बच रहा है 2x माइनस 10y। किड्स अपन x वाले को इधर भेज देते हैं तो माइनस 10x माइनस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 10y प्लस 2y। दिस विल गिव यू माइनस 12x एंड दिस विल गिव यू माइनस 8y। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट, 4 के टेबल में ये 3 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, तो 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2y। एंड अब देखो आपको यही प्रूफ करना था कि 3x किसके इक्वल है 2y के, हैंस प्रूफ कि 3x किसके इक्वल हो गया 2y के इक्वल हो गया। नोट इट डाउन किड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। सो फ्रॉम हेयर सेक्शन सी स्टार्ट्स किड्स। यहाँ से सेक्शन सी स्टार्ट हो गया आप लोगों का। 4 क्वेश्चन सेक्शन ए के थे, 6 क्वेश्चन सेक्शन बी के थे। अब सेक्शन सी में किड्स यहाँ पर 10 क्वेश्चन हैं। ठीक है, सो क्वेश्चन सेक्शन सी क्या है, इफ AD इज नॉट इक्वल टू BC। अब मुझे प्रूव करना है कि इस इक्वेशन के कोई रियल रूट्स नहीं है। तो अगर कोई इक्वेशन है जिसके रियल रूट्स नहीं है तो आपका D लेस देन 0 आना चाहिए। तो सबसे पहले आपको D निकालना पड़ेगा। D क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4AC। यहाँ पर B की वैल्यू क्या है 2AC प्लस BD का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4। A की जगह क्या दे रखा है इन्होंने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एंड C की जगह क्या दे रखा है C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ठीक है किड्स, 2 का स्क्वायर तो 4 आ जाएगा, इसका A प्लस B का होल स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB 2ACBD। ठीक है, ये तो हो गया। और यहाँ पर माइनस 4 रहने दो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर आ जाएगा। दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, आएगा A स्क्वायर C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर D स्क्वायर। यहाँ से और यहाँ से 4 कॉमन ले लिया बच्चों मैंने, 2ACBD। और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर D स्क्वायर माइनस B स्क्वायर C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर D स्क्वायर। ठीक है, अब ये A स्क्वायर C स्क्वायर से A स्क्वायर C स्क्वायर कैंसिल आउट, B स्क्वायर D स्क्वायर से B स्क्वायर D स्क्वायर कैंसिल आउट। अब बच्चों मैं क्या कर रही हूँ, ये बच गया ना, जो भी रिमेनिंग टर्म्स बच गई इनमें से अपन माइनस भी कॉमन ले लेते हैं। ये टर्म बच गई, ये टर्म बच गई और ये टर्म बच गई, माइनस कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आएगा 2ACBD प्लस A स्क्वायर D स्क्वायर, ये नेगेटिव हो जाएगा बच्चों क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया, प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखो आप लोग देख सकते हो ये एक तरफ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2XY बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2XY किसका फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो मैं इसको AD माइनस BC का होल स्क्वायर बोल सकती हूँ। अब बच्चों ये तो किसी का भी स्क्वायर करेंगे हमेशा कितना आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा। और उन्होंने कंडीशन दे रखी है कि दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है मतलब 0 तो नहीं हो सकता सबट्रैक्शन दोनों का। तो आप हमेशा बोल सकते हो कि ये AD माइनस BD जो होल स्क्वायर आएगा ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि D आपका लेस देन 0 हो गया। और D अगर लेस देन 0 आ गया तो अपन क्या बोल सकते हैं बच्चों यहाँ से कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना था बस। यहाँ पर स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव आएगी वैल्यू, नेगेटिव इनटू पॉजिटिव विल गिव यू नेगेटिव ओनली। सो D इज लेस देन 0।
फटाफट से नोट डाउन कर लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, सो अगर फर्स्ट टर्म 5 है तो ए आपको 5 दे रखा है, लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म का मतलब एल बोल सकते हो या ए एन बोल सकते हो आप लोग, एंड सम ऑफ इट्स ऑल टर्म्स, और इसकी सारी टर्म्स का एस एन जो दे रखा है आपको वो 400 दे रखा है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। मुझे एक तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है बच्चों और कॉमन डिफरेंस निकालना है एपी का। सी, तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस एल। कितना दे रखा है आपको 400। एन मुझे पता नहीं है, 2 की जगह 2 रहने देते हैं, a की जगह 5 है, l की जगह 45 है। दिस इज इक्वल टू 400, सो दिस विल गिव यू 50। So this is n/2 into 50 is equal to 400, और you can say n is equal to 400 into 2/50। ये से 8 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n is equal to कितना आ जाएगा बच्चों अपने पास 16। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई 16, ठीक है। अब n तो निकल गया, अब सेकेंड क्या निकालना है अपन को, कॉमन डिफरेंस। अब आप लोग यहाँ पर आपको an दे रखा है 45, an मतलब n तो 16 है, तो a 16 45 दे रखा है। a 16 का मतलब a प्लस 15d इज इक्वल टू 45। a की वैल्यू है 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45। दिस विल गिव 15d इज इक्वल टू 40, तो d की वैल्यू आ जाएगी 40/15, या फिर आप बोल सकते हो 8/3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया किड्स, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया 8/3। तो दोनों चीजें निकाल ली अपन ने, कौन कौन सी, अपन ने n भी निकाल लिया बच्चों एंड d भी फाइंड आउट कर लिया। Next question number 13. In this it is given on a straight line passing through the foot of a tower. एक टावर है, इस टावर के फुट से पास होते हुए एक स्ट्रेट लाइन जा रही है। 2 पॉइंट C and D आर एट द डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 16 मीटर। 2 पॉइंट है C और D जो फुट ऑफ द टावर से, एक पॉइंट तो 4 मीटर पे है एंड दूसरा पॉइंट जो है वो 16 मीटर पे है इससे, ठीक है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फ्रॉम द फुट रेस्पेक्टिवली, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम C and D टू द टॉप ऑफ द टावर, C से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का एंड D से भी एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकेंड, एंड D से भी इसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है, ये बोल रहा है कि C एंड D से एलिवेशन जो है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। किड्स कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा इसका 90 माइनस थीटा। अब आपसे बोला गया है कि आप लोगों को ये ABCD पॉइंट ले लेते हैं। आपसे क्या बोला गया है बच्चों कि आप लोगों को ये हाइट निकालनी है टावर की, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h। नाउ सी, सबसे पहले ये ट्राइंगल में अपन लगा लेते हैं tan थीटा। कौन से ट्राइंगल में, ट्राइंगल ABC में अगर मैं tan थीटा लगाऊंगी तो कितना आएगा h/4, ठीक है। सिमिलरली अब ट्राइंगल ABD, बड़ा वाला ट्राइंगल जो है, वहां पर क्या लगाएंगे tan 90 माइनस थीटा, कितना आएगा बच्चों h/16। tan 90 माइनस थीटा कितना होता है, cot थीटा इज इक्वल टू h/16। अब इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा tan थीटा cot थीटा
इज इक्वल टू h बाय 4 इंटू h बाय 16 एंड टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है 1 h स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 बाय 16, तो h स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 इंटू 16, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 2 इंटू 4 विच इज 8 मीटर। आपसे ये बोला गया था फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई 8 मीटर। एनी डाउट? Next question number 14. A bag contain 15 white and some black balls. एक बैग है बच्चों जिसके अंदर 15 तो white balls है। white कितनी है 15 balls है जो white है और कुछ black balls है। मान लेते हैं let कर लेते हैं कि black balls कितनी है x, let number of black balls be x. If the probability of, अच्छा total balls कितनी हो गई बच्चों, यहाँ से अब टोटल कितनी हो गई 15 प्लस एक्स, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी जो है फ्रॉम द बैग इज थ्राइज दैट ऑफ द वाइट बॉल, ब्लैक की प्रोबेबिलिटी जो है वो थ्राइज है वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी। तो वाइट की कितनी है और ब्लैक की कितनी, वो निकाल लेते हैं। ब्लैक कितने है एक्स एंड टोटल कितना है 15 प्लस एक्स, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वाइट बॉल्स कितनी है 15 एंड टोटल बॉल्स कितनी है x प्लस 15, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45। तो यहां से आप लोग बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी 45। नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी 45। बच्चों इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स, और ये भी पूछा जा सकता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। सो एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, कंडीशन दिया जाएगा आपको। मैं कल पेपर वाले में बताया था, या तो थ्राइस दिया जाएगा, ट्वाइस दिया जाएगा, 4 टाइम्स दिया जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन एक पूछा जाता है। नोट इट डाउन फास्ट। Next question number 15. In what ratio does the point divide the line segment joining the points? बच्चों 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, एक पॉइंट दे रखा है P दैट इज 2, -2, एक पॉइंट दे रखा है Q दैट इज 3, 7। ये बोल रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, एक पॉइंट है लेट अस सपोज R जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 24/11 एंड Y। ये बोल रहा है कि किस रेशियो में ये इसको डिवाइड करेगा। आप लोगों को मैं एक ही चीज बार बार बोलती हूँ कि आपको जब भी रेशियो लेट करना है, जब भी आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो आपको ये मानना है लेट द रेशियो बी K/1। आपको रेशियो हमेशा K/1 ही फाइंड आउट, M/N नहीं लेना है, आपको हमेशा K/1 ही लेना है बच्चों। सो अगर रेशियो K/1 है तो मुझे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मुझे रेशियो मिल जाएगा। अब फॉर्मूला क्या होता है M/2 दैट इज 3K प्लस N/1 दैट इज 1 into 2 डिवाइडेड बाय M प्लस N इज इक्वल टू कितना है 24/11 दे रखा है उन्होंने। x कोऑर्डिनेट कितना दे रखा है 24/11, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 33K प्लस 22 इज इक्वल टू 24K प्लस 24, ठीक है। तो जो 33K है यहाँ पर अपने पास, अब अगर मैं इसको यहाँ से माइनस करूंगी 33 और यहाँ से यहाँ पे कितना आएगा 33K माइनस 24K इज इक्वल टू 24 माइनस 2 22, ठीक है। दिस इज 9K इज इक्वल टू 2, तो K कितना आ जाएगा बच्चों 2/9। K आ गया आपके पास 2/9, तो रेशियो कितना था K/1, सो आ जाएगा 2/9/1, जिसको आप लोग क्या बोल सकते हो 2/9। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा गया था इन व्हाट रेशियो,
तो रेशियो कितना आ गया बच्चों 2/9, रेशियो तो निकल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन इसने पूछा है ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, मुझे y की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। mx2 दैट इज 3 into 7 is 7k प्लस 1 into -2 is -2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1। अब यहाँ पर आप k की जगह क्या पुट कर सकते हो बच्चों 2/9, 7 टाइम्स ऑफ 2/9 -2, 7 बाय दैट इज 2/9 प्लस 1। सॉल्व कर लेना बच्चों, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लो यहाँ से। Next question number 16. 3 semicircles, each of diameter 3. बच्चों 3 semicircles हैं, each of diameter 3 centimeter. A circle of diameter 4.5 centimeter. ये 3 semicircles हैं जिनका डायमीटर है अपने पास 3 और एक सर्कल है excuse me, एक सर्कल है ये बड़ा वाला जिसका डायमीटर है 4.5। ठीक है, 4.5 अगर इसका डायमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस भी निकाल सकते हैं अपन। ये वाला जो है यहाँ से अपने पास 4.5 है बच्चों, तो 2.25 आ जाएगा अराउंड ये। ठीक है, एंड अ सेमी सर्कल। अब ये कौन सा सेमी सर्कल की बात कर रहा है, ऑफ रेडियस 4.5। ये बड़ा वाला सेमी सर्कल जो है, एक ही सेमी सर्कल है बड़ा वाला। तो 3 तो छोटे सेमी सर्कल्स हैं बच्चों, एक सर्कल है और एक और सेमी सर्कल दे रखा है इस फिगर के अंदर। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे शेडेड एरिया निकालना है। सो लेट अस सी कैसे करेंगे इसका शेडेड एरिया निकालने के लिए। सबसे पहले शेडेड एरिया निकालने के लिए मुझे किस किस की जरूरत है बच्चों, अगर मैं शेडेड एरिया निकालना है मुझे, तो बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, बड़ा वाला सेमी सर्कल है उसमें से इस सेमी सर्कल का, इस सेमी सर्कल का और इस सर्कल का माइनस कर देंगे तो शेडेड एरिया हो जाएगा, और ये वाला सेमी सर्कल ऐड कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसा आएगा बच्चों अपने पास, एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल, बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है, माइनस एरिया ऑफ सर्कल माइनस, इन दोनों का एरिया माइनस करना है छोटे वाले सेमी सर्कल्स का। बच्चों देखो, अगर मैं क्या बोल रही हूँ कि मैं इस छोटे सेमी सर्कल का एरिया और इसका माइनस कर दूं और इसको ऐड कर दूं, तो 2 माइनस करके एक ऐड करना है, देयरफॉर एक ही माइनस कर दें अपन। क्या कर लें, माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। स्मॉलर लिख लो, कुछ भी लिख लो, कर सकते हैं ऐसा। 2 प्लस 2 -2 प्लस 1 करना है, 2 माइनस करना है, -2 प्लस 1 तो -1 रह जाएगा, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया। अब बड़े सेमी सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। हाफ पाई को भी मैं पाई में रहने देती हूँ आंसर। ठीक है, आर स्क्वायर, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस उन्होंने ऑलरेडी 4.5 दे रखा है, 4.5 इंटू 4.5 माइनस एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। सर्कल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर। बच्चों सर्कल का डायमीटर 4.5 था, रेडियस 4.5/2, 4.5/2 माइनस स्मॉलर सर्कल का एरिया हाफ पाई। देखो स्मॉलर सर्कल का रेडियस डायमीटर कितना है 3, तो रेडियस कितना हो जाएगा
3/2, 3/2। ठीक है किड्स, कोई डाउट है किसी को भी? सॉल्व कर लेना बच्चों इसको। आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा अराउंड 99/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पाई की वैल्यू पुट करनी है और इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। या फिर आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि 2 सेमी सर्कल का माइनस करके 1 सेमी सर्कल का ऐड कर लो, वन एंड द सेम थिंग ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन द गिवन फिगर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बच्चों 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, देखो सेंटर सेम है। 2 concentric circles with center O and have radii 21 centimeter and 42 centimeter। अगर मुझे AOB एंगल 60 डिग्री दे रखा है, मुझे शेडेड रीजन निकालना है। अब जो शेडेड रीजन है उसको निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे अपन, देखो अगर मैं इसका एरिया ये जो रिमेनिंग वाला है इसमें से माइनस कर लें, ये बाहर वाले का तो एरिया निकाल सकते हैं ना अपन, उसमें से अगर ये वाला पार्ट माइनस कर दें ABDC का, तो अपन को किसका एरिया मिल जाएगा। देखो सबसे पहले तो मैं ABDC का एरिया निकाल लेती हूँ। सबसे पहले अपन क्या निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ रीजन ABDC का। ABDC का एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे किड्स, अपन ये सेक्टर है AOB, इस सेक्टर में से इस सेक्टर का एरिया माइनस करेंगे तो ABDC का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो किसके इक्वल आएगा ये वाला, सेकेंड सी, किसके इक्वल आएगा 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। पाई बड़े वाले का रेडियस कितना दे रखा है 42 स्क्वायर, माइनस अगेन 60/360, पाई छोटे वाले का कितना है बच्चों रेडियस 21 स्क्वायर। ठीक है, मेरे को बड़े वाले सेक्टर में से छोटे वाले सेक्टर का माइनस करना है। दिस इज 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/6 पाई कॉमन ले लो, यहाँ पर रहेगा 42 स्क्वायर, यहाँ रहेगा 21 स्क्वायर। आप a माइनस बी ए प्लस बी वाली प्रॉपर्टी लगाकर इसको सॉल्व कर सकते हो। 1/6 पाई, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी एंड a प्लस बी, दैट इज 63 एंड 21। ठीक है, तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, आपको मिलेगा 693 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो मिल गया जो मैंने ये रेड कलर से शेड कर रखा है। मुझे निकालना है शेडेड एरिया। क्या क्वेश्चन पूछा गया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों शेडेड रीजन निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले अगर मैं इस एक सेकेंड रुको, देखो ये जो मैं ब्लू से शेड कर रही हूँ इसका एरिया निकाल लूँ सबसे पहले, और उसमें से ये वाला रेड वाला माइनस कर देते हैं। अब ब्लू वाला जो शेड है उसका एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल में से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, और उसमें से क्या माइनस करना है, एरिया ऑफ जो अभी अपन ने निकाला ABDC का एरिया। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना आएगा अपने पास, पाई आर स्क्वायर, दैट इज पाई इंटू 42 का स्क्वायर, माइनस छोटे वाले सर्कल का पाई इंटू 21 का स्क्वायर, और इसका एरिया मैंने निकाल दिया 693। सॉल्व दिस, यू विल गेट द शेडेड रीजन। Next question number 18.
सो ये क्वेश्चन बच्चों पहले बहुत बार पूछा जाता था, एक बार देख लो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वाटर इन अ कैनाल 5 मीटर वाइड, एक कैनाल है जो 5 मीटर वाइड है और इतना डीप है, इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ इतना। अब जो वाटर है वो कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है, 25 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से फ्लो कर रहा है। हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स, हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स, कितना एरिया वो इरिगेट करेगा 40 मिनट्स में अगर 10 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन। उस कैनाल के अंदर 10 सेंटीमीटर वाटर चाहिए होना चाहिए, स्टैंडिंग वाटर होना चाहिए इरिगेशन के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो अपन को इसके अंदर वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। ये पहले बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था बच्चों। वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग कितने मिनट्स की बात चल रही है, कितने मिनट्स में बोला है उसने, 40 मिनट्स में। तो वाटर कितना 40 मिनट्स में कितना इरिगेट होगा, एरिया निकालना है। तो पहले अपन देखें कि वाटर कितना फ्लो होगा उस कैनाल में से 40 मिनट्स के अंदर अंदर। ठीक है, 40 मिनट्स में अगर अपन को निकालना है तो बच्चों उसकी विड्थ ये है, इतना हाइट है, तो कितना होगा 5.4 इंटू 1.8 इंटू, देखो अब ये किलोमीटर पर आवर में है। ठीक है, इसको अपन किस में चेंज कर रहे हैं, मीटर पर सेकेंड। अपन इसको किलोमीटर को किस में चेंज कर देते हैं बच्चों, किलोमीटर को अपन मीटर में चेंज कर देते हैं। तो 25 रहने देते, तो मीटर पर आवर में ही रहने देते हैं, और 40 मिनट्स को भी आवर में चेंज कर देते हैं। इस तरीके से लिख सकते हैं। मैंने इसको किस में चेंज कर दिया, 25 को मैं 25,000 मीटर पर आवर बोल सकती हूँ ना, तो 25,000 मीटर पर आवर में इसको चेंज कर दिया आपने। ठीक है किड्स, ये आ जाएगा इतना वॉल्यूम। सॉल्व कर लो, यू विल गेट 162,000 मीटर क्यूब। तो इतना वाटर फ्लो होगा 40 मिनट्स में। उसने तो वाटर फ्लो होने का बोला ही नहीं, उसने बोला है कितना एरिया इरिगेट होगा। अब सबसे पहले उसने हाइट कितनी दे रखी है स्टैंडिंग वाटर की, हाइट ऑफ स्टैंडिंग वाटर मतलब कितना वाटर रिक्वायर्ड है, स्टैंडिंग वाटर रिक्वायर्ड है 10 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में चेंज कर देते हैं, 0.10 मीटर लिख देते हैं इसको भी। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मच एरिया कैन इट इरिगेट इन 40 मिनट्स, 40 मिनट्स में कितना एरिया वो इरिगेट कर देगा। ठीक है, तो मुझे एरिया निकालना है, एरिया टू बी इरिगेटेड। ठीक है बच्चों, देखो इतना वॉल्यूम है और इतना चाहिए भाई स्टैंडिंग वाटर, तो डिवाइड कर देते हैं इसको। वैसे तो इतना होना, इतना इरिगेट, इतना ही इरिगेट करेगा वो, इतना एरिया, लेकिन अपन को स्टैंडिंग वाटर बोल रखा है तो 0.10 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 162,000। तो इतना मीटर स्क्वायर वो एरिया इरिगेट कर देगा 40 मिनट्स के अंदर अंदर। क्लियर है किड सबको? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता था पहले, अभी तो बच्चों बहुत मुश्किल से आता है क्वेश्चन, बट स्टिल यू हैव टू डू, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है क्योंकि ये। नोट डाउन कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द स्लांट हाइट ऑफ अ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। बच्चों एक फ्रस्टम है ऑफ अ कोन, इतना दे रखा है सी। सीक्वेंस, फ्रस्टम ऑफ अ कोन दे रखा है, इसकी स्लांट हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर्स ऑफ द सर्कुलर एंड्स, ये सर्कुलर एंड्स जो है इनका पेरीमीटर दे रखा है। एक सर्कुलर एंड का पेरीमीटर दे रखा है, लेट अस सपोज इसकी रेडियस r1 है, ठीक है, इसकी रेडियस r2 है।
ठीक है बच्चों। अब आपको जो सर्कुलर एंड्स है ना उनका पेरीमीटर मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया होगा क्योंकि सर्कल है, तो मुझे 2 पाई r1 की वैल्यू दे रखी है 6 सेंटीमीटर एंड 2 पाई r2 की वैल्यू दे रखी है 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन लोग क्या कर सकते हैं, पेरीमीटर दे रखा है बच्चों सर्कुलर एंड का 18 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अपन लोग किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं बच्चों, यहाँ से अपन पाई r1 की वैल्यू बोल सकते हैं 3 सेंटीमीटर, मैं पाई में ही रहने दे रही हूँ अभी आंसर। यहाँ से पाई r2 की वैल्यू अपन लोग बोल सकते हैं 9 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड इज, मैं बताती हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। आपको कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करनी है फ्रस्टम का। तो CSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों पाई L R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला होता है पाई L R1 प्लस R2। अब मैं अगर पाई से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो पाई R1 प्लस पाई R2 हो जाएगा, ये L को बाहर रहने देते हैं अपन, लिख सकते हैं ऐसा। अब स्लांट हाइट ऑलरेडी उन्होंने 4 दे रखी है, पाई R1 की वैल्यू ये रही 3, इसलिए मैंने बच्चों पाई को चेंज नहीं किया, एंड पाई R2 की वैल्यू है 9 तो ये प्लस 9 हो जाएगा। दिस विल गिव यू 4 इंटू 12, बच्चों कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना मिल गया इस फ्रस्टम का 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला याद करके रखना है कि CSA और फ्रस्टम जो होता है वो होता है पाई L R1 प्लस R2। ठीक है, फॉर्मूला याद करना है CSA, TSA एंड वॉल्यूम। फ्रस्टम का इक्वेशन बच्चों पूछा जाता है हमेशा। Next question number 20. The dimensions of a solid iron cuboid are इतना इतना इतना। एक solid iron cuboid है बच्चों जिसके आपको dimensions दे रखे हैं, ठीक है। It is melted and recast into a hollow cylinder pipe of इतने सेंटीमीटर inner radius and thickness। Length of pipe निकालना है। अब बच्चों जब भी मेल्ट करते हैं तो अपन मेल्ट करने का मतलब क्या है कि जो उसका वॉल्यूम था, किसको मेल्ट किया अपन ने, क्यूबॉइड को। So we can say volume of cuboid is equal to volume of cylindrical pipe, क्योंकि अपन ने क्या किया है उसको मेल्ट करके सिलेंडर में चेंज कर दिया बच्चों। क्यूबॉइड था उसको मेल्ट कर दिया तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड किसके इक्वल हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप के। क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ दैट इज 4.4, ब्रेथ दैट इज 2.6 इंटू हाइट दैट इज 1.0। और सिलेंड्रिकल पाइप है, सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों आपसे बोल रखा है रिकास्ट इनटू दिस, इतना इनर रेडियस है और इतनी थिकनेस है उस सिलेंड्रिकल पाइप की, ठीक है। अब सिलेंड्रिकल पाइप का जो अपन देखो अब ये बोल रखा है इसने सिलेंड्रिकल पाइप कैसा बनेगा बच्चों, अगर मैं यहाँ पर अगर आप लोग फिगर बताऊं तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम ये होता है पाइप यहाँ से। तो सिलेंड्रिकल पाइप का वॉल्यूम कितना होगा पाई, वैसे तो पाई आर स्क्वायर हो जाता है। अब आर जो होगा बच्चों ये ऐसा अपने पास ये हॉलो वाला है तो अपने पास R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर आएगा। सी रिकास्ट इनटू 30 सेंटीमीटर इनर रेडियस है, अंदर वाले का जो रेडियस है इसका इनर रेडियस जो है वो कितना है बच्चों 30, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेडियस है 30 है, एंड इसकी थिकनेस कितनी है 5, तो बाहर वाले का रेडियस टोटल ये कितना हो गया 35। तो पाई अपना क्या होता है आर स्क्वायर दैट इज 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि हाइट अपन को निकालनी है, एच अपन को दिया हुआ नहीं है, अपन से बोला है एच निकालना है। बट किड्स एक चीज ध्यान रखना, ये 30 सेंटीमीटर में था, ये 5 सेंटीमीटर में था, तो इसको दोनों को अपन जब 30 ये 35 सेंटी और अपने यहाँ पर मीटर में है तो ये 35/100 आएगा, ये भी 35/100 आएगा। तो मैं डायरेक्ट क्या कर रही हूँ, अच्छा ऐसा लिख सकते हो आप लोग, सी 35 और 30 था ना, तो मैं 35/100 का होल स्क्वायर बोलूँ माइनस 30/100 का होल स्क्वायर बोल सकते हो इसको।
तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, पाई 100 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, ऊपर रह जाएगा 35 स्क्वायर माइनस 30 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है किड्स, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा पाई 100 स्क्वायर, ये a प्लस बी ए माइनस बी करेंगे तो अपने पास 65 इंटू 5 इंटू एच आएगा। यहाँ पर चल रहा है 4.4 इंटू 2.6 इंटू 10। नाउ इसको सॉल्व करके आप लोग h की वैल्यू निकाल सकते हो बच्चों। मैं डायरेक्ट बता देती हूँ, h की वैल्यू 112 मीटर आ जाएगी आपके पास। ठीक है, इसको सॉल्व करो, आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, h की। पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 22/7 एंड देन सॉल्व द इक्वेशन। बस ये ध्यान रखना है कि सिलेंड्रिकल पाइप जो है, नॉर्मल सिलेंडर नहीं लेना है अपन को, पाइप बना हुआ है सिलेंड्रिकल पाइप, कैसा बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम होता है इसमें, तो इसके अंदर पाई आर स्क्वायर एच नहीं होकर पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू एच हो जाता है। Next question number 21. In this it is given we have to solve this equation for x. आपको x के लिए सॉल्व करना है बच्चों। ठीक है, x के लिए सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एलसीएम लेकर सॉल्व करना है। इसमें दे रखा है कि x की वैल्यू -1 -1/5 -4 नहीं है। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लूंगी तो यहाँ से x + 1 एंड 5x + 1 हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 5x + 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ x + 1 हो जाएगा। ये है 5 डिवाइडेड बाय x + 4। सॉल्व कर लो, ये आएगा बच्चों यहाँ से 5x + 1 प्लस 3x + 3। नीचे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5x स्क्वायर 5x + x आएगा किड्स 6x + 1 एंड यहाँ पर क्या है x + 4। 5x प्लस दिस इज 8x + 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8x + 4 को x + 4 से मल्टीप्लाई करना है एंड 5 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5x स्क्वायर प्लस 6x + 1 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगा 8x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 4x प्लस 16। यहाँ पर जब ओपन करेंगे बच्चों 25x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5। 25 में से 8 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 17x स्क्वायर आएगा प्लस बच्चों ये 30 माइनस 32 एंड -4, तो -2 एंड -4 बच्चों आ जाएगा माइनस का 6x, प्लस नहीं आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, जब सॉल्व करेंगे x वालों के तो क्या बचेगा, माइनस का 6x एंड 5 माइनस 16 करेंगे तो अपने पास माइनस का 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर्स कर ही सकते हैं, यहाँ से फैक्टर्स आ जाएंगे 17x प्लस 17 और वही आ जाएगा बच्चों, यहाँ से प्लस का 11x ले लेते हैं माइनस का 17x ले लेते हैं माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। बेटर कि ऐसा लिखते हैं इसको अपन, 17x पहले लिख देते हैं 11 बाद में लिख देते हैं, क्योंकि फैक्टर्स करेंगे 17 और 11 ही आएगा। तो माइनस का 17x प्लस का 11x। ठीक है, 17x कॉमन ले लो बचेगा x - 1 प्लस 11 कॉमन ले लो बचेगा x - 1। फैक्टर्स हो जाएंगे x - 1 एंड 17x प्लस 11। तो किड्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एंड -11/17। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 एंड -11/17। और क्वेश्चन में ये बोला गया था सॉल्व फॉर x, तो x की 2 वैल्यू आ जाएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। सो आंसर इज 1 एंड -11/17। फटाफट से नोट डाउन कर लो।
Moving on to next question, question number 22. Two taps running together can fill a tank in, बच्चों ये लिखा हुआ है, this is not 313(1). Wait a second, I will tell you what else it is written. I think this is 13(1/3). Correction कर लेना बच्चों, 13(1/3) है. Two taps running together can fill a tank in 13(1/3) hours. If one tap takes 3 hours more than the other to fill the tank. अगर एक टैप को 3 hours ज़्यादा लगते हैं दूसरे वाले से फिल करने के लिए, ठीक है. सो लेट कर लेते हैं अपन, लेट वन टैप फिल द टैंक, let one tap fill the tank in X hours. So other tap को कितना टाइम लगेगा, therefore other tap takes, एक टैप को 3 hours ज़्यादा लगते हैं तो दूसरे वाले को X + 3 hours लगेंगे. ये बोला गया है. टू टैप्स रनिंग टुगेदर, दोनों टैप को एक साथ ओपन किया है, दोनों मिलकर 13(1/3) hours में फिल करते हैं. अगर एक टैप 3 hours ज़्यादा लेता है दूसरे से, मतलब एक को अगर 5 hours लगते हैं तो दूसरे को 8 hours लगेंगे इन यूजुअल अगर लेंगे तो. हाउ मच टाइम विल ईच टैप टू टेक टू फिल द टैंक, मुझे बताना है दोनों टैप को कितना टाइम लगेगा. दैट मीन्स आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. बच्चों अगर ये पहला वाला टैप x hours में फिल कर रहा है तो 1 hour में कितना फिल करेगा, 1/x. ये टोटल x + 3 में कर रहा है तो 1 hour में कितना करेगा. जब भी आपके पास टैप वाले क्वेश्चन आएंगे, टाइम एंड वाले, ये पाइप एंड सस्टेंस वाले, टैप एंड वाले, वर्क एंड टाइम वाले, इसमें आपको 1 hour वर्क निकालना ही है, ठीक है. टोटल ये फिल कर रहे हैं दोनों 13(1/3) hours में. 13(1/3) मतलब 40/3 hours में. तो 1 hour में कितना वर्क करेंगे, 3/40. रेसिप्रोकल कर देते हैं. सॉल्व कर लो इस इक्वेशन को किड्स. यहाँ से x और x + 3 एलसीएम आ जाएगा. दिस विल गिव यू x + 3 + x = 3/40. Okay, so this will give you 2x + 3 divided by x² + 3x = 3/40. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ से आएगा 80x + 120 = 3x² + 9x. सो किड्स यहाँ से आएगा 3x², ठीक है. 9x - 80x करना है. सेकेंड, ओके. सो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 72, 39, 40 था ना बच्चों, ये 40/3, ठीक है. सो यहाँ से आएगा अपने पास 71x - 120 = 0. सॉल्व कर लो बच्चों, आप लोगों को x की वैल्यू मिल जाएगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से टैप को कितना टाइम लग रहा है फिल करने के लिए. Next, question number 23. If the ratio of the sum of first n terms of n 2 AP, बच्चों ये क्वेश्चन में मोस्टली पूछा जाता था पहले. सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP, 2 AP हैं, दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स सेम है. 2 AP हैं किड्स, दोनों की नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, सेम है. उनका रेशियो दे रखा है. अब फर्स्ट AP मान लेते हैं जिसकी फर्स्ट टर्म A1 A2 कैसे भी करके मान लो बच्चों. तो पहले वाले AP का सम कितना होगा, n/2, 2a + n - 1. इसका A1 ले लेते हैं और D1 ले लेते हैं बच्चों, ठीक है. सेकेंड AP का A और D ले लेते हैं, A2 एंड D2. तो 2a2 + n - 1 D2. n सेम है, नंबर ऑफ टर्म सेम है. इन दोनों का रेशियो दे रखा है 7n + 1 एंड 4n + 27. अब आपसे क्या बोला गया है किड्स, आपसे बोला गया है कि उनकी 9th टर्म का रेशियो निकालो. 9th टर्म का रेशियो मतलब a + 8d1 एंड a2 + 8d2, ये निकालना है मेरे को. सो किड्स कैसे करेंगे, यहाँ से ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे.
ठीक है, आपके पास क्या बचेगा, 2a1 प्लस n माइनस 1 2a1 प्लस n माइनस 1 d1 डिवाइडेड बाय 2a2 प्लस n माइनस 1 d2। ठीक है, इसकी वैल्यू दे रखी है 7n प्लस 1 डिवाइड बाय 4n प्लस 27। बच्चों देखो, आप जब यहाँ पर कंपेयर करवाओगे ना तो मुझे यहाँ पर a1 चाहिए, बट यहाँ पे 2a1 आ रहा है, तो मैं ऊपर इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, नीचे भी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रही हूँ। अगर अपन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 हटाना है इसको कंपेयर करवाने के लिए। तो 2 से 2 कैंसिल आउट होएगा, तो यहाँ पर a1 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा n माइनस 1 बाय 2 d1, और नीचे क्या आ जाएगा, a2 प्लस n माइनस 1 बाय d2। इधर क्या आ रहा है, 7n प्लस 1 और 4n प्लस 27। नाउ कंपेयर दीज टू इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये है और इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे n माइनस 1 बाय 2 की जगह क्या चाहिए, 8 चाहिए। वट आई वॉन्ट, n माइनस 1 की जगह, n माइनस 1 बाय 2 की जगह क्या चाहिए बच्चों, आपको 8 चाहिए। सो यहाँ से बोल सकते हो n माइनस 1 16 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 17 आ जाएगी। तो जब मैं यहाँ पर n की वैल्यू 17 पुट करूंगी इस जगह पे, तो मेरे पास a1 प्लस 8 d1 आ जाएगा, a1 प्लस 8 d1, और यहाँ पर भी n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 17, a2 प्लस 8 d2 आ जाएगा। तो RHS में भी n की जगह 17 पुट कर दो, 7 टाइम्स ऑफ 17 प्लस 1, 4 टाइम्स ऑफ 17 प्लस 27। समझ में आया बच्चों, यहाँ से आएगा 49, 4 और 120 आ जाएगा, एंड दिस इज अगेन 28, 6, 27 दैट इज 95। और आप चाहो तो इसको सॉल्व करके 24/19 बोल सकते हो। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को ऐसे ही करना होता है हमेशा। आपको क्या करना है, n/2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड, इसको 2 से डिवाइड, और यहाँ पर जो नंबर है इनको कंपेयर करवा कर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। Next question number 24. Prove that length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal. ये तो थ्योरम है बच्चों, अपन थ्योरम प्रूव करते हैं ये वाली। ये एक पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है तो मुझे प्रूव करना है कि दोनों टेंजेंट इक्वल हैं। ये AP ले ली, ये AQ ले लिया। कैसे प्रूव करेंगे, ये सेंटर है, ठीक है, आपको पता है कि ये 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट, यहाँ से मुझे पता है मैं 90 डिग्री बनाएगा टेंजेंट, क्योंकि सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस जो होता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है टेंजेंट से उससे 90 डिग्री परपेंडिकुलर होता है। नाउ आपको प्रूफ क्या करना है बच्चों, मैं इस पे टू प्रूव लिख देती हूँ। यू हैव टू प्रूव AP इज इक्वल टू AQ। टू प्रूव के बाद क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन गिवन आप लोग लिख लेना। कंस्ट्रक्शन में मैंने OP को एंड OQ को ज्वाइन किया है, ज्वाइन OP OQ, ज्वाइन क्या क्या किया बच्चों अपन ने, यहाँ पर OP को ज्वाइन कर दिया, OQ को ज्वाइन कर दिया एंड OA को ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब प्रूफ देखो, एक ट्राइंगल दिख रहा है APQ, ट्राइंगल APO, एंड ट्राइंगल दिख रहा है AQO नीचे वाला। दोनों ट्राइंगल में OP जो है वो OQ के इक्वल होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी क्योंकि दोनों क्या है, रेडियस। ठीक है बच्चों, ये OA लाइन जो है दोनों ट्राइंगल में कॉमन है, OA इज इक्वल टू OA कॉमन। ठीक है, एंड OPA एंगल जो है वो OQA एंगल के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि ट्राइंगल APO जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल AQO के, बाय विच क्राइटेरिया, RHS से। और अगर दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं तो AP किसके इक्वल होगा, AQ के, बाय CP/CT। एंड किड्स आपको यही प्रूव करना था। तो एक चीज ध्यान रखना, थ्योरम्स जो हैं या तो BPT या पाइथागोरस थ्योरम या ये वाले थ्योरम, इसमें से एक थ्योरम तो कंफर्म है बच्चों, आएगा ही आएगा इनमें से कोई ना कोई।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी का ही है बच्चों, ठीक है। सो आप लोग देख सकते हैं मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। इसमें दे रखा है इन द गिवन फिगर एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, है ना। और आगे दे रखा है कि एक और टेंजेंट ड्रॉ करी हुई है ए बी, ये वाली टेंजेंट जो है ये ए बी, एक और टेंजेंट ड्रॉ करिए ए बी विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। मुझे प्रूव करना है कि ये वाला एंगल जो है ए ओ बी, आई हैव टू प्रूव दिस एंगल एज 90 डिग्री। सी किड्स, ये 90 होगा क्योंकि सेंटर से टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री बनाती है, ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। एंड आपको पता है कि अगर इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही हैं तो AP जो होगा वो AC के इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो कैसे करेंगे। सी, आप एक ट्राइंगल ले लो, ये वाला PAO, एक ट्राइंगल ले रही हूं मैं PAO एंड सेकेंड ट्राइंगल ले रही हूं मैं, एक तो ले रहे हैं PAO एंड किड्स एक चीज देखो आप लोग यहाँ पर, ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, क्योंकि भी क्या है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे बन रहा है, ठीक है। PAO एंड OAC, ये दो ट्राइंगल ले लिए मैंने। इन दोनों ट्राइंगल में PA जो है वो AC के इक्वल है, फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। सेकेंड कंडीशन OA दोनों में इक्वल है, ये कॉमन है। और एक आपको 90 डिग्री दिख रहा है बच्चों, APO जो है वो ACO के इक्वल है, दोनों 90 डिग्री है। तो ट्राइंगल PAO जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल OAC के, बाय विच क्राइटेरिया, बाय RHS। देखो P पे क्या है बच्चों, ये अपन ने लिखा बस थोड़ा सा अलग तरीके से है, इसको ढंग से लिख देते हैं। दिस इज नॉट OAC, सी, P के कॉरेस्पॉन्डिंग में कौन सा आएगा C, ठीक है। एंड PA जो है वो किसके इक्वल थी, CA के, तो ये CAO आ जाएगा, ठीक है। नाउ सी, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो आपको मैं एक नेमिंग बता रही हूँ, इसको मैं एंगल 1 मान रही हूँ, इसको मैं एंगल 2 मान रही हूँ, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, ठीक है। तो यहां से आप लोग क्या बोल सकते हो कि एंगल 1 और 2 इक्वल हो गए, दोनों ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो, बाय CPCT। अब बच्चों यहां पर लिख रही हूं मैं सिमिलरली। सिमिलरली आप लोगों ने जैसे अभी प्रूव किया कि ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट था, तो सेम वे में ये वाला ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कौन कौन से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सेम तरीके से आप लोग बोल सकते हो ट्राइंगल OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, OCB इज कॉन्ग्रुएंट टू OQB। और अगर ऐसा है तो एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। बच्चों मुझे कौन सा एंगल निकालना है, मुझे AOB निकालना है, मुझे निकालना है 1+3। देखो अब 1+3 निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पर एक कंडीशन देखो आप, 1+2+3+4 देखो, 1+2+3, एक सेकेंड, ये कितना था, 3 और 4 था। अपन अगर देखें 1+2+3+4 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं चारों। अब 2 की जगह मैं 1 पुट कर सकती हूँ, तो 1+1 ट्वाइस ऑफ 1, ये हो गया। 3 की जगह 4 पुट कर सकते हैं, 4 की जगह 3 पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पर ट्वाइस ऑफ 3 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बोल सकते हो कि एंगल 1+3 90 डिग्री आएगा, और 1+3 90 है, तो 1+3 किसके इक्वल है, एंगल AOB के। तो एंगल AOB कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये प्रूफ करना था कि एंगल AOB किसके इक्वल है, 90 डिग्री के।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है बच्चों, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ ओनली। आप लोगों को मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जब जब भी कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको कौन सा क्वेश्चन आएगा, या तो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आएगा बच्चों, या तो ट्राइंगल वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है, या फिर सर्कल वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर चॉइस आ जाएगी। देखो पहले तो दो, अभी अपन ने 2018 का पेपर किया उसमें भी चॉइस दी थी, सिर्फ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन क्या, जब अपन 2017 कर रहे हैं इसमें भी ये था, बट जब अपन ने 2019 और 20 के क्वेश्चंस देखे तो उसमें ट्राइंगल और सर्कल में चॉइस थी। तो इट विल डिपेंड कि क्या आता है, वैसे चॉइस आएगी अब बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन कर लेते हैं। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 300 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, ठीक है। एक एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है बच्चों ग्राउंड लेवल से 300 मीटर अबव। लेट अस सपोज हियर इज अ एरोप्लेन पॉइंट ए flying at a height, the angle of depression from the aeroplane of 2 points on both bank of the river in the opposite direction। यहाँ से एरोप्लेन से अपोजिट डायरेक्शन पे बैंक ऑफ द रिवर के कॉर्नर्स पे अपोजिट साइड्स पे जो है, यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है दोनों अपोजिट साइड्स पे वो 45 डिग्री एंड 60 डिग्री है बच्चों। इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन, इस पॉइंट का एंगल ऑफ डिप्रेशन हॉरिजॉन्टल लाइन से बनेगा, ये 45 डिग्री है, और इस वाले पॉइंट का, इस वाले बैंक का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 60 डिग्री है। लेट अस सपोज दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज पॉइंट डी। अब मुझसे बोला गया है कि इस रिवर की विड्थ निकालो। इस रिवर की विड्थ कितनी होगी, ये एक्स वाली डिस्टेंस प्लस वाई वाली डिस्टेंस। विड्थ ऑफ रिवर कितनी होगी बच्चों, ये एक्स प्लस वाई होगी, क्योंकि बोल रखा है ये अपोजिट बैंक है, ये एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो कॉर्नर्स यहाँ पर है दोनों के, तो ये विड्थ हो जाएगी इस रिवर की। एंड किड्स इट इज गिवन यूज √3 इज इक्वल टू 1.732। व्हाट वी हैव टू डू इज, पहले इस ट्राइंगल में अपन लगा लेते हैं 10। देखो ये 45 है ना, तो ये भी 45 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से। ये 60 है ना, तो ये भी 60 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट एंगल से। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि 1045 डिग्री जो होगा, ये 1045 कितना होगा बच्चों, 300 बाय एक्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 1045 की वैल्यू होती है 1, दैट इज 300 बाय एक्स। यहां से किड्स अपने पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 300 मीटर। x मिल गया। ये कौन सा ट्राइंगल में लगाया मैंने, इन ट्राइंगल ABD में। अब नेक्स्ट लगा रहे हैं अपन ये वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ADC। यहां पर क्या लगेगा 1060, दैट इज परपेंडिकुलर 300 एंड बेस कितना है y, सो 300 बाय y हो जाएगा। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3 इज इक्वल टू 300 बाय y, तो y आ जाएगा 300 बाय √3। मल्टीप्लाई करेंगे √3 और √3 से, तो यहाँ से 3 से कैंसिल आउट होकर ये 100 √3 आ जाएगा बच्चों। y मिल गया मुझे 100 √3 और x मिल गया था मुझे 300। नाउ आई हैव टू फाइंड विड्थ ऑफ द रिवर। विड्थ ऑफ द रिवर किसके इक्वल थी, x प्लस वाई के। x कितना है 300, y कितना है 100 √3। आप चाहें तो यहाँ से इसको मैं लिख रही हूँ 100 कॉमन लेकर इसको 3 प्लस √3 बोल सकते हैं अपन, तो ये आ जाएगी इसकी विड्थ, दैट इज 100 टाइम्स ऑफ 3 प्लस √3। अब क्वेश्चन में गिवन है कि √3 की वैल्यू 1.732 पुट करनी है, तो पुट करनी पड़ेगी यहाँ पर। सो दिस विल बी 100 3 प्लस 1.732 बच्चों, यहाँ लिख रही हूँ मैं। तो क्या आंसर आएगा 473.2 मीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28. इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के. बच्चों अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो उनका एरिया कितना होगा, 0. तो अपन यहां से एरिया वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, हाफ ऑफ के प्लस 1. ठीक है, क्या होता है x1 y2 माइनस y1 2k प्लस 3 माइनस y1 y2 माइनस y1 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y3 माइनस y1. ठीक है, सो दिस विल गिव यू हाफ ऑफ k प्लस 1. ठीक है, यहां से आएगा 3 माइनस 3k प्लस ये आ जाएगा, यहां से आएगा 3k 5k, ये आएगा माइनस 3. ठीक है, ये तो हाफ रह जाएगा. इसको जब ओपन करेंगे बच्चों अपने पास यहाँ से 3k आएगा माइनस 3k स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3k. ठीक है, यहाँ पर आएगा 9k स्क्वायर माइनस 15k. सो ये 3k से ये 3k कैंसिल आउट, हाफ को हाफ रहने दो, है ना. यहाँ से अपने पास क्या आया बच्चों, एक सेकेंड रुको, ये आया था 3k, एक सेकेंड, 3k प्लस 3k स्क्वायर माइनस 3k. ठीक है किड्स, तो अपने पास क्या बच रहा है, 9 माइनस दिस दैट इज 5k स्क्वायर, सॉरी 6k स्क्वायर, है ना, माइनस 15k प्लस 3. आप चाहे तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो 3/2 2k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 1. सॉल्व कर लो बच्चों, k की वैल्यू मिल जाएगी 2,1/2 समथिंग कुछ आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना. ठीक है, वैसे इक्वेशन आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि अपना एरिया हटा दिया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर देते हैं जल्दी से जल्दी. 2 डिफरेंट डाइस आर थ्रोन टुगेदर. 2 अलग अलग डाइस थ्रो कर दिए. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑब्टेन्ड हैव इवन सम. बच्चों देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं. 2 डाइस है, दोनों को थ्रो कर दिया. प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑब्टेन्ड हैव इवन सम, दोनों का जो सम आना चाहिए वो इवन आना चाहिए. अब यहाँ पर पहले मैं साइड में लिख देती हूँ कि इवन कौन कौन सा सम आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6, 8, 10 और 12, क्योंकि मैक्सिमम सम 12 होता है. अब 2 वाले केस में कौन कौन सा सैंपल स्पेस आएगा, 1 और 1. ठीक है, 4 के केस में 1 के साथ क्या आएगा, 3, 2 के साथ क्या आएगा, 2 एंड 3 के साथ क्या आएगा, 1, 4 हो गया. 6 के केस में क्या आएगा, 1,5, 2,3, 3,2 एंड 1 के साथ ले लिया, 2 के साथ ले लिया, 3 के साथ ले लिया. 6 का बना रहे हैं ना बच्चों अपन, 6 का सॉरी गलती कर दी अपन ने यहाँ पर. सम 6 आना चाहिए ना, तो 1 के साथ 5, 2 के साथ 4, 3 के साथ 3, 4 के साथ 2 एंड 5 के साथ 1. ये 6 वाला केस भी हट गया. 8 कब आएगा, 1 के साथ 7 नहीं ले सकते, 2 के साथ 6 ले सकते हैं, 3 के साथ 5 ले सकते हैं, 4 के साथ 4 ले सकते हैं, 5 के साथ 3 ले सकते हैं, 6 के साथ 2 ले सकते हैं. 10 के लिए आ जाते हैं, 1 से लेंगे नहीं, 2 के साथ आपको बच्चों 8 लेना पड़ेगा, 3 के साथ आपको 7 लेना पड़ेगा. ठीक है, तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 का 6, 5 का 5 एंड 6 का 4, ये भी हो गया. और 12 तो बच्चों एक ही बार आता है, दैट इज 6,6. तो ये केसेस हो गए अपने पास टोटल इवन सम आने का. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 केसेस हो गए. तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी बच्चों, 18/36. 18/36 मतलब 1/2. ठीक है, अब सेकेंड लेते हैं. अब ये बोल रहा है कि प्रोडक्ट इवन आना चाहिए. प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, इवन. तो वही इवन नंबर कौन कौन से हैं, 2, 4, 6, 8 और 12. ठीक है, अब प्रोडक्ट इवन मतलब प्रोडक्ट 2 आना चाहिए. 2 प्रोडक्ट कब आएगा, जब 1 का 2 के साथ होगा और 2 का 1 के साथ होगा. ये हट गया. 4 कब आएगा, 1 का 4, 2 का 2 एंड 4 का 1, ये भी हट गया. 6 कब आएगा, 1, 6, 2, 3, 3, 2 एंड 6, 1, ये 6 भी हट गया.
8 कब आएगा बच्चों, 1 8 तो ले ही नहीं सकते, तो 2 4 लेना पड़ेगा एंड 4 2 लेना पड़ेगा, ये 8 वाला भी हट गया। 12 कब आएगा, 1 के साथ तो 12 नहीं ले सकते, 2 के साथ 6 ले सकते हैं, 3 के साथ 4 ले सकते हैं, 4 के साथ 3 ले सकते हैं, 6 के साथ 2 ले सकते हैं। कितने केसेस आ रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। ज़्यादा केसेस आएंगे क्या, 1 2 तो अपन 1 और 2 के साथ ही ले सकते हैं ना। 4 को मैं, हाँ 6 को लिख सकते हैं, 8 को, अच्छा 8 को अपन, हाँ ठीक है, ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15/36 आ जाएगा। कोई केस मिस कर दिया हो तो एक बार चेक कर लेना, ठीक है। तो मैं बता दिया करना किस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को। एक सेकेंड बच्चों, सॉरी 1 मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 30। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रेक्टेंगल ऑफ डायमेंशन दिस। ये सेमी सर्कल बना हुआ है बच्चों विद BC एज अ डायमीटर। ये आपको एक सेमी सर्कल बना हुआ है जिसका डायमीटर BC है, मतलब रेक्टेंगल है तो ये भी 14 हो जाएगा डायमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। मुझे एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है। तो बच्चों एरिया निकालने के लिए तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है सबसे पहले। शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल जो है अपने पास विद BC एज अ डायमीटर। ओके किड्स, वेट अ सेकेंड किड्स। I will be back in 1 minute kids. ओके, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमीसर्कल हो जाएगा बच्चों। ABCD का रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, 21 इंटू 14, क्योंकि क्या होता है मैं वापस से लिखकर बता देती हूँ आप लोगों को इसको एक बार। सी, अब इसको करने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों, एरिया ऑफ, मैंने रेक्टेंगल बोला आपको ABCD का एरिया निकालना है, तो ABCD का एरिया कितना होगा 21 इंटू 14 माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया कितना होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई और आर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 7 और 7, क्योंकि पूरा डायमीटर 14 है, ठीक है। तो यहाँ से जब अपन सॉल्व करेंगे तो मुझे किसका एरिया मिल जाएगा बच्चों, मुझे एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप सॉल्व कर लो बच्चों, यहाँ से कितना आएगा 21 इंटू 14 है, ठीक है। इसको तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 को 14 से, 4 8 1 2 294 आ रहा है, माइनस हाफ को हाफ रहने दो, 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, ये 11 टाइम्स कैंसिल आउट, 294 माइनस 77, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से आएगा 217 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो क्या मिल गया मुझे, ये मिल गया मुझे बच्चों एरिया। अब सेकंड पार्ट में इसने अपन से पूछा क्या है, अपन से सेकंड पार्ट में इसने पूछा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन। अब बच्चों पेरीमीटर निकालने के लिए कौन कौन सी साइड की जरूरत है, ये वाली दैट इज 21, ये वाली दैट इज 14, दिस वन दैट इज 21 एंड दिस वन, दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, ये चाहिए बच्चों अपन को। तो सबसे पहले तो अपन निकालेंगे, निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क BC निकाल लेते हैं। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, थीटा बाय 360,
ठीक है, अब ये तो सेमी सर्कल है, ये तो सेमी सर्कल है, तो आधा कर लेते हैं, पूरा 2 पाई आर होता है, ये डायरेक्ट पाई आर हो जाएगा, तो पाई आर मीन्स 22/7 और आर की वैल्यू 7, तो बच्चों ये तो आ गया अपने पास 22। अब आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर में किस किस को काउंट करेंगे, 21 प्लस 14 प्लस 21 और प्लस ये 22, सो किड्स यहाँ से आ जाएगा आपके पास 78 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चों, 78 सेंटीमीटर। तो ये किसका आ गया अपने पास, शेडेड रीजन का पेरीमीटर भी आ गया एंड आपके पास एरिया भी आ गया। एक मिनट रुक जाइए बच्चों बस, लेट मी चेक। ओके ओके, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, सो ठीक है बच्चों, ये 30th क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 31 क्वेश्चन है इसके अंदर। इन अ रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, द रेन वाटर फ्रॉम अ रूफ ऑफ इतने ड्रेन्स इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। रूफ है जहां से सीधा कहाँ जा रहा है, सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, हैविंग अ डायमीटर ऑफ बेस इतना, बेस का डायमीटर दे रखा है बच्चों सिलेंड्रिकल टैंक का, और हाइट भी दे रखी है। ठीक है, वो बोल रहा है अगर टैंक फुल है, इफ द टैंक इज फुल फाइंड द रेनफॉल इन सेंटीमीटर, आपको रेनफॉल निकालना है। तो बच्चों अपन ये बोल सकते हैं कि जितना पानी वहां गिर रहा है, किस पे, रेन वाटर रूफ पे, तो अपन ये बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर ऑन द रूफ, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर ऑन द रूफ, ठीक है, इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक के। जितना पानी वहां जा रहा है वही पानी सिलेंड्रिकल टैंक के अंदर जा रहा है। ये बोला गया है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम में क्या होता है कि जो रेन वाटर रूफ पे जा रहा है वो सिलेंड्रिकल टैंक में जा रहा है, और सिलेंड्रिकल टैंक का डायमीटर दे रखा है अपन को और हाइट भी दे रखी है। ठीक है, सो आपसे बोला गया है कि बताओ कि बच्चों टैंक अगर फुल है तो बताओ रेनफॉल कितना हुआ था। किड्स देखो ये कितना है, 22 इंटू 20, और इसकी हाइट मान लेते हैं कि कितना पानी, कितना रेनफॉल आया है, h आया है, h मीटर पानी आया है। सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है अपने पास, पाई आर स्क्वायर है, दैट इज 22/7 आर स्क्वायर। किड्स बेस डायमीटर अगर 2 मीटर है तो आर कितना होगा, 1 × 1 पाई आर स्क्वायर। हाइट कितनी है, 3.5। यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं कि रेनफॉल कितना हुआ है सेंटीमीटर में, तो यहाँ से अपन एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से जब एच निकालेंगे तो ये आएगा 22 × 3.5 डिवाइडेड बाय 7 × 20 × 20। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, दिस विल बी कैंसिल आउट बाय 0.5। ठीक है, 0.5 हो गया ना बच्चों, ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, 5 से अगर मैं 10 हटा देती हूँ यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। ठीक है किड्स, अब यहाँ से ये 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं 2 टाइम्स, ये आ गया अपने पास 11 टाइम्स। ठीक है बच्चों, 0.5 था ये, 5 से 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ से आएगा अपने पास 11/400 मीटर। आप चाहो तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, इफ यू वांट इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो बच्चों। क्लियर टू ऑल? आई थिंक वी डिड अ स्मॉल मिस्टेक इन दिस। सी, आई एम डूइंग द कैलकुलेशन अगेन, वेट अ सेकेंड। बच्चों अपन ने 22 नहीं लिया था, ये देखो 3.5 था ना, ये 7 था ना, ये 22 × 20 है, तो 22 यहाँ लेंगे और 20 यहाँ लेंगे ना, 20 नहीं है वो, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है 0.5 टाइम्स, सो दिस विल गिव यू 5/200 और यू कैन से 1/40 मीटर, और इसको अपन बोल सकते हैं 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, सो कितना रेनफॉल है, रेनफॉल सेंटीमीटर में बोला उसने, तो कितना रेनफॉल होगा, रेनफॉल कितना होगा बच्चों, 2.5 सेंटीमीटर। एनी डाउट टू एनीवन? नो? ओके, सो दिस वाज द पेपर 2017। बच्चों जिसको 2018, 2019, 2020 का देखना है वो प्रीवियस वीडियोस देख लेना। ठीक है, एंड दिस इज माय कोड SRCBSE। जल्दी से जल्दी SRCBSE कोड यूज करो बच्चों, 10% डिस्काउंट मिलेगा आप लोगों को। आपको सब्सक्रिप्शन लेने से पहले अगर मेरी स्पेशल क्लासेस ज्वाइन करनी है तो यू कैन ज्वाइन मी डेली एट 1 PM एंड 6 PM। अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं बच्चों।
ठीक है। एंड किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय।